हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाओं के क्रम में। सबसे पहली जो न्यूज है हमारी, कैबिनेट ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दे दी है। दूसरी जो न्यूज है, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त कर दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर और ओरछा के लिए हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ताइवान लिथुआनिया में ताइवान नाम के साथ अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगा। IMF ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को 6% पर रखा है। 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक आयोजित की गई है। DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को, जिसका नाम है आकाश NG, का परीक्षण कर लिया है। जो अगली न्यूज होगी हमारी, PM किसान के तहत 42 लाख से अधिक जो लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, उनसे 2992.75 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। ये नरेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट है। कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह जी हैं, उनका स्टेटमेंट है। यूनेस्को के द्वारा लिवरपूल, जो कि यूनेस्को का एक इसको दर्जा मिला हुआ था, उसको अब यूनेस्को के प्राप्त दर्जे से बाहर कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। रूस भारत को 21 MiG लड़ाकू विमान की आपूर्ति करेगा। DRDO ने मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली न्यूज अब डिटेल में। कैबिनेट ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसके माध्यम से इसे प्रोत्साहन देने के लिए 5 वर्षों में 6322 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और लगभग 5.25 लाख अधिक लोगों को नौकरियां सृजित करके दी जाएंगी। विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और आयात को कम करने में इससे मदद मिलेगा। जब अपने यहां ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम आयात कम करेंगे। इस योजना से देश में हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा और उन्नत स्टील के आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ ही साथ जब हमारे यहां प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा तो उसको हम निर्यात भी कर सकेंगे। इसके माध्यम से 25 मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि के साथ ही लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। इस योजना में वृद्धिशील उत्पादन पर 4% से 12% प्रोत्साहन की सीमा में भुगतान करके देश के सभी जितने पात्र निर्माता हैं उनको प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। इसी के साथ में भारतीय पंजीकृत जो कंपनियां हैं वो स्पेशलिटी स्टील ग्रेड के निर्माण में जो कार्यरत हैं, PLI योजना में भाग लेने के लिए वो पात्र होंगी। इस योजना की अवधि कितनी है? वो 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि 2023-24 से लेकर 2027-28 तक लागू होगी। साथ ही इस योजना में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। रोजगार के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि लगभग 5,25,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होंगे, जबकि शेष जो है वो अप्रत्यक्ष रोजगार देखने को मिलेंगे। चलते हैं अब अपने अगले न्यूज की तरफ। अंतर्देशीय पोत विधेयक, ये 2021 का लोकसभा में इसको पेश किया गया है। इसका जो मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में
एक रूपता ये लाएगा। यह विधेयक जो नवनियुक्त बंदरगाह हैं, जहाजरानी हैं, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पेश किया गया है। यह बिल जीवन और कार्गो की सुरक्षा, नेविगेशन की सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम प्रदान करने का प्रयास करता है। अंतर्देशीय पोत विधेयक सुरक्षित और किफायती परिवहन को बढ़ावा देगा। इसी के साथ में जवाबदेही, पारदर्शिता लाने वाले सर्वेक्षण करने, अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए नेविगेशन और पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए भी इसे लाया गया है। वर्तमान समय में भारत में, देश में लगभग जो है 4000 किलोमीटर की परिचालन अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं, जो 8 नवंबर 2020 को शिपिंग मंत्रालय इसका नाम हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। इसी के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कर समिति, यूएन टैक्स कमेटी के रूप में 2025 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र कर समिति है क्या। औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जानी जाती है। यह समिति देशों के प्रयासों को मजबूत और दूरदेशी कर नीतियों को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह समिति कई जो दोहरे कराधान है, डबल टैक्सेशन जिसको कहते हैं, या गैर कराधान, उसको रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। इसी के माध्यम से कर के आधार को व्यापक बनाने का कार्य किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जो टैक्स इवेजन है, कर चोरी है, उसको रोकने में मदद करने की बात की गई है। परिहार को रोकने के साथ साथ उनके कर प्रशासन को मजबूत करने में भी इससे मदद मिलेगी। यह समिति जो बनाई गई है, विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसी के साथ में यह अधिकांश विकासशील देशों के सदस्य इसमें शामिल हैं। नीतियों की समावेशी सेटिंग को विकसित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, व्यवसाय और शिक्षाविदों के साथ साथ नागरिक समाज के विभिन्न पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर के ये काम करती है। समिति के जो सदस्य देश हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके सदस्य देश चिली, नाइजीरिया, मलावी, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, मैक्सिको, म्यांमार, इंडोनेशिया, रूस, अंगोला, नॉर्वे, कनाडा, इटली, जर्मनी, चीन और स्वीडन जैसे देश इसमें शामिल हैं। इसी के साथ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा नियुक्त किया गया है। किसको? जो रश्मि रंजन दास जी हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने नियुक्त किया है। यहां पे एक फैक्ट और आपको देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। समिति के नए सदस्यों की जो पहली बैठक हुई है उसमें, उसके दौरान चर्चा की जाएगी अक्टूबर 2021 में जो पहली बैठक होगी, और अपनी अपनी कार्य योजनाओं का इसमें निर्धारण किया जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले न्यूज की तरफ। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर और ओरछा के लिए हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में ये दोनों शहर देखने को मिलेंगे आपको। नीचे जो किला आपको दिख रहा है ये ओरछा का किला है। यह जो प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में इसको शुरू किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें वाराणसी और अजमेर, ये दोनों शहर भी भारत से
शामिल हैं। ग्वालियर और ओरछा को 7वें और 8वें शहर के तौर पर शामिल किया गया है, यानी कि अब टोटल दक्षिण एशियाई देशों में से टोटल 8 शहर शामिल हो चुके हैं इस योजना के तहत। यूनेस्को इन शहरों के प्रबंधन और विकास की तैयारी करेगा, साथ में ही मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन को बढ़ावा भी देने में मदद करेगा। इससे रोजगार जनरेट होगा और रोजगार के माध्यम से अवसर भी प्राप्त होगा। इन शहरों को यूनेस्को और भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा संयुक्त रूप से उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार पर प्राथमिक ध्यान दे करके विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को लागू करने से शहरों के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, प्रकृति आदि के साथ साथ विरासत का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। यह प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया गया था, यह हमने आपको पहले ही बता दिया। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ताइवान लिथुआनिया में ताइवान नाम के साथ अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगा। इसने ये घोषणा कर दी है, जिसका चीन ने विरोध किया है, लेकिन अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि चाइना ताइवान को चाइना गणराज्य में ही अपने में शामिल करता है, वो उसको अपना एक राज्य मानता है। लेकिन ताइवान हमेशा इसका विरोध करता रहा है कि ताइवान एक अलग देश के तौर पर है, वो किसी के अंडर में रह करके काम नहीं कर रहा है, किसी अन्य देश के तहत काम नहीं कर रहा। चलिए आइए देखते हैं इसके प्रमुख खबरों की तरफ। ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। ताइवान सरकार जो है, इसने निर्णय लिया है कि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपने राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। आप यहां मैप में देख पा रहे हैं, एक तरफ लाटविया है, दूसरी तरफ बेलारूस है, तीसरे तरफ आपको पोलैंड का क्षेत्र दिखाई दे रहा है और बाल्टिक सी एक तरफ है। इसी के साथ में आप अपना मैपिंग भी तैयार करते रहिए, क्योंकि जो चीज न्यूज में रहती है उसी से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको हम फिर मैप में देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में चलते हैं अपने इसमें मुख्य बिंदुओं पर। चीन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की और अमेरिका ने इसकी प्रशंसा की थी। ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, वो लिथुआनिया में अपने कार्यालय खोलने के साथ ही इस फैसले की घोषणा कर दिए थे। राजनयिक चौकियों का नाम उन्होंने रखा ताइपेई, जो अन्य राजनयिक चौकियां हैं ताइवान की। बीजिंग के ताइवान मामले के कार्यालय के बयान जारी करके यह कहता है कि लिथुआनिया कार्यालय का गठन स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक प्रयास है। स्वाभाविक सी बात है, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है ताइवान। लेकिन चीन जो है इसको लेकर के अब क्या कहता है कि चीन ने लिथुआनिया से चीन के एक चीन सिद्धांत, वन चाइना प्रिंसिपल का पालन करने का भी आग्रह किया है। अब ताइवान देखिए क्या कहता है कि चीन ने ताइवान और अन्य देशों के बीच में किसी भी औपचारिक संबंध का हमेशा कड़ा विरोध किया है। ताइवान पूर्वी एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? ताइपेई। एक चीन नीति के तहत ताइवान पर अपना प्रांत होने का दावा करता है चाइना, और चीन गणराज्य के रूप में उसको जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। आईएमएफ ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को 6% पर रखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर देख लेते हैं। इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये नाम ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी, और अप्रैल के महीने में आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि वैश्विक विकास दर 6% तक बढ़ जाएगी। वही कोरोना और टीका मतलब उसके पहुंच की कमी, डेल्टा संस्करण का आना, थर्ड वेव का आना, इन सब की वजह से आर्थिक सुधार की गतिविधियां धीमे होने की पूरी आशंका है, वही जॉर्जीवा ने इसमें बताया है। कुछ देश इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर देश इसमें पिछड़ भी जाएंगे।
आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य देशों को उनकी कोविड टीकाकरण दरों को बढ़ाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करना था, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआत 11 बिलियन से अधिक खुराक की आवश्यकता होगी, क्योंकि बूस्टर शॉट्स अब प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। इसका गठन जो वर्ष है 1944 में इसका गठन किया गया था। ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय सहयोग की दिशा में ये काम करने वाला, इसमें लगभग 200 देश शामिल हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वर्तमान समय में इसके एमडी हैं और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। देखते हैं अपनी अगली न्यूज 11वीं मेकांग गंगा सहयोग के बारे में। नीचे आप मैप में देख पा रहे होंगे कि भारत में जहां एक तरफ गंगा नदी का क्षेत्र दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको साउथ ईस्ट एशिया में मेकांग नदी के बारे में दिखाई दे रहा होगा मैप में। इसी के साथ में चलते हैं अपनी प्रमुख न्यूज की तरफ। 11वीं ये बैठक हो गई है मेकांग गंगा सहयोग की। इस बैठक को संबोधित करते हुए भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सामूहिक और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। यह जो बैठक हुई इसमें बहुआयामी जुड़ाव भारत की तरफ से यह मांग की गई है। उसी के साथ में ये अन्य देशों की साझेदारी व्यापक करने की मांग की गई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर जी कहते हैं कि भारत इस क्षेत्र में आर्थिक, डिजिटल और लोगों के बीच में बेहतर संपर्क को बढ़ावा देना चाहता है। जो एमजीसी यानी कि मेकांग गंगा कोऑपरेशन साझेदारी के माध्यम से महामारी के खिलाफ लड़ाई के तरीके खोजने का विचार इसमें किया गया है। एस जयशंकर ने कहा है कि संकट से निपटने के लिए साझेदार देशों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। भारत ने यह भी कहा है कि मेकांग गंगा सहयोग साझा ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंधों पर आधारित मजबूत नींव पर खड़ा है। प्रगति और समृद्धि लाने के लिए देशों के बीच सहयोग में सुधार किया जाना चाहिए। एमजीसी की जो पहल की गई है वो वर्ष 2000 में स्टार्ट की गई थी। पर्यटन, कनेक्टिविटी और संस्कृति अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बढ़ाने के उद्देश्य से। इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी इसका पार्टिसिपेंट्स है। जो अन्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। भारत तो है ही। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है। सतह से यह हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नई पीढ़ी की मिसाइल भी है ये। उड़ीसा के बालासोर तट से इसका परीक्षण किया गया। एकीकृत परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? 80 किलोमीटर की रेंज वाली आकाश NG की जो रेंज मूल संस्करण की तुलना में यह बेहतर है, क्योंकि उसकी रेंज कितनी थी? 25 किलोमीटर। ये इसकी कितनी हो गई है? 80 किलोमीटर। यह परीक्षण एक भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से किया गया है, मतलब जमीन पर उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था और यहीं से दागा गया था हवा में, जिसमें सभी हथियार प्रणाली तत्व जैसे ये सब कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मल्टीफंक्शन, रडार और लॉन्चर के साथ इसको परीक्षण किया गया। डीआरडीएल हैदराबाद ने डीआरडीएल प्रयोगशालाओं के सहयोग से इस मिसाइल प्रणाली का विकसित किया है इसको। इस लॉन्च के सहयोग भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। इसी के साथ में देखिए इस परीक्षण का जो उड़ान है वो डेटा को कैप्चर करने के लिए राडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम को तैनात किया गया था। इसी के साथ में मिसाइल अपनी उच्च गतिशीलता के कारण तेज हवाई खतरों को आसानी से बेअसर कर सकती है। परीक्षण के दौरान ही
प्राप्त जितने उड़ान डेटा उसको हथियार के सफल प्रदर्शन की पुष्टि सभी ने की है। इसी के साथ में वायुसेना के शस्त्रागार को यह मजबूत करेगी और जो प्रोडक्शन एजेंसियों बीडीएल और बीईएल ने भी इसमें हिस्सा लिया था। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ और बहुत बड़ी न्यूज है ये। क्योंकि जो है प्रधानमंत्री किसान के तहत 42 लाख से अधिक जो लाभार्थी थे वो अपात्र पाए गए हैं और उनसे 2992.75 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यह हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा संख्या अब अपात्र लाभार्थियों की है वो है असम में। लगभग 8,35,000 लोग असम में पाए गए जिनसे 554 करोड़ रुपए रिकवर किए जाएंगे। असम के बाद पंजाब से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और कर्नाटक से वसूली की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसका जो उद्देश्य है वो 125 मिलियन किसानों को कवर करना है। अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान पोर्टल के बारे में। इसी योजना के लाभार्थी जो होंगे वो आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करके विवरण प्राप्त कर सकते हैं। किसान का नाम और उसके बैंक खाते में भेजी गई राशि की जानकारी भी प्रदान की जा सकती है। अच्छा, अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यूनेस्को में इससे पहले हम लोग एक न्यूज देखे जहां पर ओरछा के बारे में बताया गया था, ग्वालियर के बारे में बताया गया था। वहीं पर एक ये भी न्यूज है कि लिवरपूल का जो विश्व विरासत का दर्जा इसको प्राप्त था उससे अब इसको बाहर कर दिया गया है। 2004 में लिवरपूल को विश्व विरासत स्थल का खिताब दिया गया था, लेकिन अब इसको बाहर कर दिया गया। कैसे? कि गुप्त मतदान हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि लिवरपूल को इस दर्जे से हटा दिया जाए। लिवरपूल ने अपने समुद्री इतिहास की मान्यता में 2004 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त किया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक हुआ करता था। विरासत सूची को इमारतों, स्मारकों, अन्य स्थलों को संरक्षित करने और चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया है और लिवरपूल को हटाने का यह निर्णय शहर की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर देगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम यूनेस्को की जो प्राप्त दर्जा था उससे बाहर हो जाएं, तो वहां की जो प्रतिष्ठा गरिमा बनी हुई थी वो अब कहीं ना कहीं उसमें क्षति होना प्रारंभ हो जाएगी। केवल 2 स्थानों ने अपनी विरासत का दर्जा अभी तक खोया था। पहला था 2007 में ओमान में अरेबियन ऑरिक्स अभयारण्य ने खो दिया था। 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी ये भी इसने खो दिया था। तो 2007 और 2009 के बाद 2021 में लिवरपूल ने भी इसका दर्जा खो दिया। लिवरपूल को सूची से क्यों हटाया गया वो भी देख लेते हैं। 2012 में लिवरपूल को खतरे में विश्व विरासत की सूची में रखा गया था। लिवरपूल के मामले में इसके ऐतिहासिक तट के लिए लगभग $7 बिलियन की पुनर्जनन योजना के कारण इस शहर को सूची से हटा दिया गया। इस परियोजना में लग्जरी अपार्टमेंट्स का निर्माण भी शामिल है जिसने चिंताएं बढ़ा दी थी। तो 2 कारण हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। पहला कि $7 बिलियन की पुनर्जनन योजना की वजह से, दूसरा कि इस परियोजना में लग्जरी अपार्टमेंट्स का निर्माण जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई और लिवरपूल को यूनेस्को से बाहर करने की बात उठने लग गई। अब देखते हैं अपने अगले न्यूज को। आंध्र प्रदेश में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ये आदर्श स्मारक के तौर पर कौन कौन है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारक हैं। देखिए आप नीचे फिगर में, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है श्रीकाकुलम में सॉलीहुंडम, ये बौद्ध अवशेष है, इसको आदर्श स्मारक के तौर पर चिन्हित किया गया। दूसरा है गुंटूर में नागार्जुन कोंडा में, यह भी जो है
आंध्र प्रदेश में ही है, गुंटूर में नागार्जुन कोंडा। तीसरा जो है यह भी आंध्र प्रदेश का ही है, अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर के नाम के तौर पर इसको जानते हैं। इस स्मारकों को अब अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और अधिक जो है पर्यटक अनुकूल स्थल बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें के जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जो इस समय के केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने ये घोषणा की है। और इसी के साथ में श्रीकाकुलम के सालेहुंडम और गुंटूर में नागार्जुन कोंडा, अनंतपुर का वीरभद्र मंदिर, इन तीनों का चयन किया गया था। अब इसमें कैफेटेरिया, वाईफाई, ब्रेल, साइनेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रोशनी, ये सब चीजें इसमें व्यवस्थित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 135 स्थल हैं जो केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक हैं, उन्हें नियमित रूप से विभिन्न अपग्रेडेशन सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं। आदर्श स्मारक योजना के बारे में देख लेते हैं। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर आगंतुक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना देश में संरक्षित 100 स्मारकों के रखरखाव और विकास के लिए शुरू की गई। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। रूस भारत को 21 MiG-29 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करेगा। MiG-29 भी आप इसको कह सकते हैं। वर्ष 2020 में भारतीय वायुसेना को रूस से 12 Su-30 MKI यानी कि 12 सुखोई जो 30 MKI के अलावा 21 MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई थी। कब? 2020 में। लेकिन अभी रूस की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि रूस भारत को 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करेगा। अब जो प्रमुख बिंदु हैं उसको भी देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार से रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने के आग्रह किए थे, जिसमें 12 सुखोई MKI और 21 MiG-29 शामिल हैं। इसके द्वारा MiG-29 लड़ाकू विमानों के एयरफ्रेम की जांच के लिए अध्ययन किया गया है। वायुसेना के पास में MiG-29 3 स्क्वाड्रन हैं अभी, जो नियमित रूप से अपग्रेड होते हैं और विभिन्न वायु रक्षा श्रेणी में काम करते हैं। MiG-29 के बारे में देख लेते हैं कि यह मिकोयान MiG-29 एक ट्विन इंजन वाला लड़ाकू विमान है। सोवियत संघ के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। 1970 के दशक में सुखोई 27 के साथ में F-65 फाइटिंग फॉल्कन, F-15 ईगल जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था। इसको 1982 में MiG-29 ने सोवियत वायुसेना के लिए सेवा में प्रवेश किया था। यह विमान हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और कई अन्य युद्ध सामग्री से लैस है। साथ में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत रसिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के हथियारों का खरीदार है। तो अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। डीआरडीओ ने मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM नामक एक निर्देशित मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल का मतलब यह है कि एक बार अगर इसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई तो उसके बाद प्रोग्रामिंग करके आप इसको छोड़ दीजिए और ये अपने लक्ष्य को भेज देती है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। अब इसके प्रमुख जो बिंदु हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए थर्मल साइट के साथ ही साथ एकीकृत
मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया गया था। डायरेक्ट अटैक मोड में इस मिसाइल ने लक्ष्य को प्रभावशाली सटीकता के साथ में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। डीआरडीओ ने एक बयान जारी करके कहा है कि जिन मिशन के उद्देश्यों की जांच की जा रही है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस मिसाइल का अधिकतम और न्यूनतम रेंज के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अब देख लेते हैं एमपीए टीजीएम के बारे में। इस मिसाइल को अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस्ड एवियोनिक्स से सुसज्जित किया गया है। यह मानव पोर्टेबल मिसाइल एक ट्राइपॉड का उपयोग करके लॉन्च की गई है, जिसे 15 किलोग्राम से कम वजन के साथ 5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज के साथ में डिजाइन किया गया है। आगे निर्देशित उड़ान परीक्षण की योजना बनाई जा रही है। आइए देखते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, और यह होगा इस सेशन का अंतिम न्यूज, स्पेस राइस के बारे में। चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। नाम से ही पता चल रहा है स्पेस राइस। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। नवंबर में चांग E5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे इसने। अब ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद से लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा था। आपको मालूम होगा कि वैज्ञानिकों का इसमें मानना है कि अंतरिक्ष में पर्यावरण के संपर्क में आने वाले चावल के बीज पृथ्वी पर उत्परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब म्यूटेशन उसमें हो सकता है और अधिक पैदावार दे सकते हैं। 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है चाइना, और उन पर अनुसंधान कर रहा है। चाइना में कपास और टमाटर सहित 200 से अधिक पौधों की किस्मों को अंतरिक्ष में रोपण के लिए अनुमोदित कर दिया है उसने। 2018 में चाइना में अंतरिक्ष फसलों के लिए कुल वृक्षारोपण क्षेत्र 2.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक तक पहुंच गया था। साथ में ही यह भी देखिए कि पृथ्वी के जीवों पर ब्रह्मांडीय किरणों का जीरो ग्रेविटी प्रभाव को जानने के उद्देश्य से अंतरिक्ष प्रजनन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए सदैव काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसी के साथ हमारी ये न्यूज यहीं पर समाप्त हो जाती है।